नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के बाद आज बारी है अरविंदर सिंह लवली की। और हम आज जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और बीजेपी के विचार पुरुष रहे हैं, उनके नाम पर ये मार्ग है। वहाँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है और उसके पिछले हिस्से में है। सतीश उपाध्याय का दफ्तर जहाँ है वो पंडित पंत मार्ग पर है। वो कांग्रेस के नेता रहे गोविंद वल्लभ पंत। तो ये थोड़े बहुत इस तरह की विडंबनाएं राजनीति की हम देखने समझने आए हैं कि कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा की हार के बाद क्या लड़ने की स्थिति में है। क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करने पर ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को उतनी गंभीरता से अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती हैं जिस गंभीरता से पहले माना करती थीं। और बीजेपी तो अपनी पूरी लड़ाई कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान पर लड़ रही है। दिल्ली में नेता कौन होगा कांग्रेस का, कैसे लड़ेगी, मुद्दा कौन होगा, उनकी अपनी देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके पास कोई नारे हैं, कोई शक्ल है, कोई अक्ल है, तमाम तरह की बातें, छवियां, ये सब हैं। हम बात करेंगे। अरविंदर सिंह लवली हमारे साथ हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और तैयार हो गए हैं कि हम ये तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमते घूमते बात करेंगे। विपक्ष में होने का एक फ़ायदा तो होता है कि आप सत्ता में रहते हुए उससे कहीं ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं। तो आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लवली जी, मैं आपसे एक जानना चाह रहा था कि पिछले कई बार से 3 बार से 4 बार से आप शीला दीक्षित को आगे करके लड़ते रहे हैं। जी, इस बार देखिए, शीला जी हमारी मुख्यमंत्री थी और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए बहुत कार्य भी किए। लेकिन कांग्रेस की हमेशा ये परंपरा रही है, चाहे शीला जी मुख्यमंत्री भी थी, कांग्रेस कभी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनाव से पहले डिक्लेयर नहीं करते हैं। क्यों हर बार शीला दीक्षित? कभी नहीं। मैं तो खुद उनकी सरकार में मंत्री रहा हूँ। हमेशा कांग्रेस, और हमारा संविधान भी ये कहता है और कांग्रेस की परंपरा भी ये रही है कि विधायक दल का नेता जो है वो चुने हुए विधायक तय करते हैं और हमारे यहाँ हाईकमान से राय करके, और हमेशा से ये कांग्रेस की परंपरा रही है और इस बार भी उसी परंपरा को कांग्रेस ने। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस का चेहरा शीला दीक्षित थी? देखिए, 1998 में जब शीला जी पहली बार आई थी दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो चुनाव रहा हो या 2013 का ये चुनाव रहा हो, घोषित रूप से कभी भी जो है कांग्रेस में परंपरा नहीं रही मुख्यमंत्री घोषित करने की। लेकिन निश्चित रूप से जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उनका और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चेहरा लीडरशिप में सामने रहता था। आपकी राय में क्या शीला दीक्षित कांग्रेस के लिए एक जिताऊ नेता साबित हो सकती है? देखिए, वो हमारी बहुत ही सम्मानित लीडर हैं और इस बार भी जो हम चुनाव में जा रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने 15 साल कार्य किए दिल्ली में, दिल्ली की मेट्रो किसकी देन है, दिल्ली के फ्लाईओवर्स किसके देन है, उन्हीं कामों को लेके हम लोगों के बीच। इन्हीं सब सवाल पे तो आप हार गए। विधानसभा में हारे, लोकसभा में हारे, 2 चुनाव लगातार हारे। इन्हीं सवालों पे हम 3 चुनाव जीते भी थे रवीश जी। और हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। 10 साल से हम लोगों की केंद्र सरकार में सरकार थी, 15 साल से हम लोग दिल्ली की सत्ता में थे, तो एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है। और इन्हीं मुद्दों पे हम 3 चुनाव जीते भी हैं। 2008 में कांग्रेस 7 लोकसभा इलेक्शन में विजयी रही थी 2009 में, और दिल्ली की 68 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने लीड हासिल की थी। नरेंद्र मोदी जी की सो कॉल्ड हवा और सारी चीज़ों को मिलाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में केवल 60 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बना पाई। 2009 में हम 68 में जीत चुके हैं। हम 68, हाँ बिल्कुल। तो हर चुनाव का 24 से आप 15 पर आ गए। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हर चुनाव का अलग समीकरण होता है। तो एक चुनाव को दूसरे चुनाव के समीकरण के साथ मत देखिए। आप लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपसे मतलब खाली आपसे नहीं, सबसे ही, कि हम लोग दिल्ली के लोगों को समझ क्या रहे हैं कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को क्या इसलिए वोट दें कि इन्होंने कहा था 30% बिजली सस्ती कर देंगे। आज 20% से ज्यादा बढ़े हुए बिल आ रहे हैं जो कांग्रेस के 20% ज्यादा बिजली के बिल बढ़ गए। आप भी दिल्ली रहते हैं, आप अपना बिल भी तो देते ही हैं। दिल्ली में नहीं रहता, काम करता हूँ। नहीं तो आप अपने ऑफिस का बिल तो पे कर ही रहे होंगे। तो आप पता कर लें कि आप 20% पहले से ज्यादा दे रहे हैं। आप चेक कर लें बिल। पानी जो है वो कांग्रेस के रेजिम से सस्ता देने का वायदा था, आज महंगा है कि नहीं है?
नरेंद्र मोदी जी जब रोहिणी में आए थे दिल्ली में तो बोल रहे थे दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल है और सबसे अहम चीज जो है वो महिलाओं की सुरक्षा है यहाँ पे। राइट। आज महिलाओं को छोड़ दीजिए, दिल्ली में पुलिस के सिपाही सुरक्षित नहीं है। रोजाना जो है हमारे पास खबरें आती हैं कि पुलिस पे असॉल्ट हो रहा है। दिल्ली में चारों ओर कम्युनल टेंशन है। कई पुलिस की ऐसी घटनाएं हुई, अगर ये बिहार यूपी में हुई होती तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि बीजेपी या अन्य दलों की राजनीतिक सक्रियता क्या रहती है। लेकिन यहाँ दिल्ली में अजीब तरह से खामोशी है कि कोई इन सिपाहियों को जो गोलीबारी हो रही है, हमले और उस पर कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, और खाली इन सिपाहियों की बात नहीं है। दिल्ली जिसमें इस बात की मशहूर था कि लोग आपस में प्यार में रहते हैं, आज पूरी सिटी में कम्युनल टेंशन है। त्रिलोकपुरी में जो है पुलिस को कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये इस तरीके की कानून व्यवस्था हो गई है, इसलिए दिल्ली के लोग वोट दें। यहाँ दिल्ली के लोग वोट देंगे, यहाँ दिल्ली के लोग बीजेपी को इसलिए वोट दें कि आज दिल्ली में 40,000 बुजुर्ग जो है अपनी पेंशन के लिए मारो मारे फिर रहे हैं। यहाँ दिल्ली के लोग बीजेपी को इसलिए वोट दें कि मेट्रो जो ना केवल दिल्ली की बल्कि पूरे देश की गर्व की बात थी, आज 1.5-2 साल उसके प्रोजेक्ट डिले हो गए हैं। मोनोरेल जिसको हम शुरू कराना चाहते थे वो ठंडे बस्ते में पड़ गई है। और अब प्रधानमंत्री जी एक बात, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगी। मोदी जी के अगर मोदी जी के चेहरे पे भी चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि दिल्ली जो है आज सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, इसलिए उनको स्वच्छ भारत अभियान दिल्ली में शुरू करना पड़ा। अगर वाकई मोदी जी जो कह रहे हैं और हम उनसे सहमत हैं कि दिल्ली में सफाई नहीं है, और दिल्ली में अगर सफाई नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? 8 साल से बीजेपी नगर निगम की सत्ता में है, जिनका बुनियादी आप पूरे राज्य की सफाई व्यवस्था हमारा काम नहीं था, सफाई व्यवस्था दिल्ली के नगर निगम का बुनियादी काम है। तो मोदी जी खुद मान रहे हैं कि उनके नेता विफल हुए हैं, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू करना पड़ा। तो दूसरा, मोदी जी की हवा जो है वो 19 स्टेट्स में चलती है जहां पे एंटी इनकम्बेंसी होती है। जैसे महाराष्ट्र में हमारी 15 साल सरकार थी। एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई। महाराष्ट्र में हमारी 15 साल सरकार थी। हरियाणा में हमारी 10 साल सरकार थी। मोदी जी की हवा राजस्थान में कहाँ गायब हो जाती है? जहाँ 10 में से 9 विधानसभा वो हार जाते हैं। मोदी जी की हवा उत्तराखंड में कहाँ गायब हो जाती है? चुनाव जितवाया था। नहीं, उसके बाद है ना वो जो चुनाव जिताया था, ले रहे हैं तो फिर बीजेपी वाले महाराष्ट्र में अपनी जीत और हरियाणा में अपनी जीत वो इसलिए कि हमारी 15 साल और 10 साल गवर्नमेंट रही। लोकसभा का दलील है। नहीं, मैं बीजेपी की भी सरकारें 10 साल रहती हैं फिर चुन कर आ जाती हैं। नहीं, तो आप अभी जो लोकसभा के बाद जितने राजस्थान में तो इन्हीं की सरकार है, हमारी तो नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी की वेव को मोदी वेव आप कह रहे हैं। लोकसभा का इलेक्शन इसलिए जीता गया कि कांग्रेस के क्या होता है? आपके सरकार के कामकाज पर सवाल। आप अच्छा नहीं किए, शुरू में आपने अच्छा किया तो लोगों ने आपको वोट दिया, लेकिन एक समय में आपने अच्छा नहीं किया। कॉमनवेल्थ के समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तमाम तरह के। अब इनकी सरकार है, अगर भ्रष्टाचार में हम इन्वॉल्व थे, मैंने तो हमेशा आम आदमी पार्टी को भी कहा, जो बहुत शोर मचाती थी उस समय, कि अगर आपको लगता है कोई दोषी है तो मुकदमा करिए, कार्रवाई करिए। क्यों नहीं हुई कार्रवाई? शीला दीक्षित कहती हैं कि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं पार्टी अध्यक्ष से पूछ रहा हूँ, टिकटों का फैसला, शीला दीक्षित के बारे में क्या फैसला? शीला जी हमारी सम्मानित लीडर हैं, उनका हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी इसका फैसला हमारी चीफ इलेक्शन कमेटी करेगी, और हम लोगों को बहुत खुशी होगी अगर वो लड़े तो। आप चाहते हैं कि शीला दीक्षित? हम तो चाहते हैं कि सब ज्यादा से ज्यादा लोग लड़ें कांग्रेस के। क्या आप ये भी चाहते हैं कि सज्जन कुमार भी लड़ें चुनाव और जगदीश टाइटलर भी चुनाव लड़ें? सोमवार को हम आवेदन मांग रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जो उसमें आवेदन करेंगे उनकी सबकी उम्मीदवारी पे जो है। आपने ये नहीं कहा, क्योंकि बीजेपी जब भी सिख दंगों को लेकर मसला उठाती है आप सज्जन कुमार और टाइटलर को पीछे कर देते हैं। आप अभी ये नहीं कह रहे हैं कि टाइटलर और सज्जन कुमार की भूमिका नहीं है, तो एक मतलब निकलता है कि हो सकती है किसी भी प्रकार। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ बार बार, हमने इस बात को कभी डिनाई नहीं किया कि सज्जन कुमार और टाइटलर जो है वो कांग्रेस के लीडर नहीं है। ठीक है, कभी डिनाई नहीं किया। हमने कभी डिनाई नहीं किया। हमारे कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं। टिकट क्यों नहीं दिया आपने? दूसरा, हमको जब भी कभी लगता है कि उनके ऊपर केस चला है या उनकी भूमिका में कुछ हमको लगा है कि कोर्ट का वर्डिक्ट अभी साफ नहीं आता, तो टिकट कांग्रेस ने काटी भी है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने इस मामले में अपना हमेशा स्टैंड क्लियर रखा है, लेकिन आप लोग सब कांग्रेस से ये प्रश्न पूछते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में तो अक्यूज्ड आदमी उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई उनसे पूछने की जहमत नहीं उठाता। आप इसका मतलब जो है गुजरात के दंगों को और 84 के दंगों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। नहीं, इस दोनों को नहीं देखा। नहीं, तो अगर दोनों को एक चश्मे से देखते हैं तो नहीं, वो भी नरसंहार था, और इस नरसंहार में ये भी निंदनीय है, वो भी निंदनीय है। और इसमें जो है हमने कभी नहीं ये कहा कि हम किसी दोषी को बचाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, जिनकी मदर की डेड बॉडी पड़ी थी, उसके बावजूद रात जो है दिल्ली के अंदर घूमे। नरेंद्र मोदी जी की तरह 4 दिन अहमदाबाद से बाहर नहीं निकले थे जब दंगे हो रहे थे।
कांग्रेस के लोग सड़कों पे भी आए थे। मैं ये नहीं मानता कि कोई कमी हो सकती है कांग्रेस के रोल में। 1 सेकंड का विराम लेते हैं। भारतीय रेल यहाँ से गुजर रही है और ये काफी व्यस्त इलाका है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका भी मजा लीजिए। रेलगाड़ी जब चलती है तो धड़कती है, काफी दिलों में धड़कन पैदा करती है। तो हम वो महसूस करने आए हैं कि लवली जी के दिलों में धड़कन है कि नहीं है, कि 2 चुनाव में हार के बाद अगर कहीं इस बार अगर आप नहीं जिता पाए तो आपकी धड़कन और बढ़ जाएगी। देखिए कांग्रेस, आप अभी तक अपना नेता नहीं बता पा रहे। आप जिन मुद्दों पर आप खारिज हुए उन मुद्दों की वापसी की बात कर रहे हैं। आपने सज्जन कुमार टाइटलर पे आपने जवाब दे दिया कि ठीक है मीडिया अमित शाह पे नहीं पूछता है, लेकिन उन पे किसी प्रकार का भी एक दलील है कि कोई अदालती कोई इस तरह की तो ये जब नहीं उन है। पे नहीं है तो इन पे भी नहीं है। उन पे वो तो जेल भी रहे हैं, हाँ। ये जेल भी नहीं गए। ये जेल भी नहीं गए सज्जन कुमार और टाइटलर। इन पे भी केस चल रहा है, तो वो तो सजा याफ्ता है, वो तो जेल काट के आ चुके हैं। हाँ। उनके बारे में आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, इनके हाँ। बारे में प्रश्न नहीं, पूछेंगे। आपके बारे में तो आपकी पार्टी के बारे में तो आपसे करेंगे, जब उनके बारे में करेंगे तो हमारा जरूर पूछेंगे। स्पष्ट है कि कांग्रेस ने हमेशा ये रखा है कि अगर कोई कोर्ट से अक्यूज हो जाता है तो कांग्रेस बिल्कुल जो है वो उनका समर्थन बुधवार को जब ये खबर आई कि कोई कमेटी बनी है मार्गदर्शक मंडल जिसमें टाइटलर और सज्जन कुमार है, अचानक कांग्रेस ने उसका खंडन करना शुरू कर दिया। ऐसे लगा कि आप बड़े घबरा जाते हैं कि बीजेपी आप पर सिख दंगों को लेकर हमला कर देगी। हमने इसलिए खंडन नहीं किया। हाँ। हमने इसलिए खंडन किया कि अभी तक कमेटी गठित करना तो दूर की बात है, उस पर चर्चा भी नहीं हुई है। हाँ। दूसरा, क्योंकि मीडिया में अधिकतर ये खबरें आ रही थी कि 8 लोग खाली चुने गए हैं। हाँ। तो कांग्रेस में 8 से कहीं ऐसे ज्यादा लोग हैं जिनकी भागीदारी जो है वो एक्टिव होनी बड़ी जरूरी है। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि हमारे उन सीनियर लीडर को दरकिनार करने की बात की जा रही है। तो इसलिए हमने उसका खंडन किया कि ऐसी अगर कोई आपको कमेटी लगता नहीं है कि एक सीट सज्जन कुमार को लड़ाने से मिल सकती है या टाइटलर को लड़ाने से मिल सकती है, तो क्या आप टिकट देंगे उनको? देखिए, सवाल मेरे लगने का नहीं है, क्योंकि टिकट का फैसला मेरे हाथ में नहीं पर है। क्या उन वैसे पार्टी के पुराने नेताओं को इस्तेमाल करना चाहिए? इसके या बारे में कांग्रेस को अब नए उम्मीदवार को लाना चाहिए? देखिए, हमारी कोशिश है हम फ्रेश फेसेस को जो है इस सारे लोगों के बीच में लेकर लाएंगे। और बाकी हाँ। किसको टिकट मिले या नहीं मिले इसके बारे में फैसला सीईसी में होता है हमारे यहाँ। पर जो हार गए हैं पिछले चुनाव में, क्या आप उनको दोबारा रिपीट बहुत करेंगे? सारे ऐसे लोग हैं जो पिछली बारी हार गए लेकिन अभी भी लोग उनको मिस कर रहे हैं। हाँ, लोग मिस कर रहे हैं। बिल्कुल मिस कर रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ हाँ। कि मैं मीडिया के अपने तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि उनको भी किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। 1 साल में दिल्ली में बीजेपी और आप पार्टी के एमएलए थे जिनको लोग ढूंढ रहे हैं, 1 साल से हाथ नहीं आ रहे। और सबसे ज्यादा कष्ट में गरीब लोग हैं जो अपने एमएलए पे निर्भर करते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, अपने एमएलए पे निर्भर करते हैं वो अपनी पेंशन के लिए। 1 साल से जो है उनको ये लग रहा है कि उनके साथ हो क्या गया है। काफी व्यस्त मामला है, तो हम धीरे धीरे क्योंकि ये इंजन की जो आवाज है, इंजन और बार बार जो रेलगाड़ियां आ रही हैं, जितिन देखिए उस तरफ, तो उससे काफी हम लोगों को थोड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं इन रेलगाड़ियों के आने और जाने से। चूंकि ये रेलगाड़ी का शॉट है तो ये सवाल मैं पहले ही पूछ लेता हूँ। अरविंद जी, दिल्ली का प्रोफाइल काफ़ी बदल गया है। जी। जब मैं बुधवार को भाजपा के दफ्तर, प्रदेश दफ्तर के बाहर था, तो होर्डिंग जब मैं देख रहा था तो उसमें झा, ठाकुर, तिवारी और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, ये सब बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे। जी। प्रभात झा बीजेपी के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के लेकिन बिहार से हैं। जी। और सतीश उपाध्याय एक तरह से उत्तर प्रदेश, हिंदी प्रदेश से आते हैं, दिल्ली भी हिंदी प्रदेश है। जी। आपकी पार्टी, उनकी पार्टी में कभी खुराना, मल्होत्रा, अग्रवाल का दौर था, जी। लेकिन उनकी पार्टी में अब झा, तिवारी, इन लोगों का दौर एक तरह से आ गया है। जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, दिल्ली का प्रोफाइल बदल गया है, इसलिए हमने इस बार छठ में छुट्टी का ऐलान किया था। देखिए, एक तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इन्होंने छठ पे छुट्टी का ऐलान किया। हाँ, किया? वो मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने सरकारी व्यवस्था छठ की पूजा मनाने की दिल्ली में शुरुआत की, जो सरकारी टेंट लगे होते हैं, ये फैसला, क्योंकि मैं खुद भी रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है कि हमने उस समय छठ पूजा, खाली छठ पूजा का नहीं, कावड़ का भी, हम लोगों ने बाकी धर्मों के रिलीजन का भी व्यवस्था जो हमने की थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मांग कर रही थी कि छठ पे गेस्टेड हॉलीडे होना चाहिए।
छठ से 2 दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको याद दिलाया कि आप हमेशा गस्टेड हॉलीडे की बात करते थे, अब आप सरकार में हैं तो गस्टेड हॉलीडे करिए। ये गस्टेड हॉलीडे नहीं है। आप दिल्ली सरकार की लिस्ट मंगाइए गस्टेड हॉलीडेज की। ये वन टाइम हॉलीडे है जिसका चीफ सेक्रेटरी के पास एक स्पेशल पावर होती है 1 दिन का हॉलीडे करने की। अच्छा। ये चुनाव से पहले किया गया हॉलीडे है। ये परमानेंट हॉलीडे नहीं है। ये काम आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हमने रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर रखा था। किया जो लोग हमेशा रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे था और इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जी दिल्ली में रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। सही बोल रहे हैं आप। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ, मेरे ऑर्डर है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे दिल्ली में था छठ पे, और इस बार ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। और इनके इस कदम के बाद दिल्ली में छठ रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी खत्म हो गया है इस बार से, क्योंकि ये वन टाइम हॉलीडे इन्होंने किया। और अगर आप, क्योंकि आप तो रवीश जी मुझे मालूम है कि काफ़ी आप नॉलेज रखते हैं और आप इंटरेस्ट भी लेते हैं इन सब कामों को, अगर ये गेजेटेड हॉलीडे था तो छठ की पूजा के दिन दिल्ली के सब न्यायालय काम क्यों कर रहे थे? दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के सब डिपार्टमेंट्स काम क्यों कर रहे थे? दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं जिनकी तनख्वाह सीधे दिल्ली गवर्नमेंट से की वो छुट्टी दी नहीं गई थी। वो वन टाइम छुट्टी करने की जो पावर होती है, इलेक्शन से पहले का झुंझुना है ये। इलेक्शन से पहले का झुंझुना है, तो आप इसकी व्यवस्था कर देते। नहीं, हम आपने कभी कहा था कि बीजेपी से तब पूछा था कि बताओ कौन सी छुट्टी काटनी है, नहीं छुट्टी जोड़नी। नहीं, हम आपका बयान मैंने देखा, गूगल में तैर रहा था। देखिए हमने हमेशा ये है, हम कभी लोगों को गुमराह नहीं करते। झूठे वायदे करने में हमारा विश्वास नहीं रहता। छठ पूजा में हमने जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर रखा था, जिसको पूजा मनानी है वो हॉलीडे करे, बाकी लोगों को काम करे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि छुट्टियों को कम करो, और दूसरा आज इलेक्शन आगे है तो ये जो है स्पेशल छुट्टी दे रहे हैं। और गेजेटेड हॉलीडे अगर इनको करना है तो ये दिल्ली की गेजेटेड हॉलीडेज की लिस्ट दिखाएं, अगर ये ईमानदारी से कह रहे हैं कि किस तरह से काउंटर आर्गुमेंट क्यों नहीं करते? ऐसा लगता है कांग्रेस में प्रवक्ता ही नहीं, जिस तरह से आप दलील दे रहे हैं, बाकी कांग्रेस क्यों नहीं? उनसे डरती है मोदी से? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा बताया था, लेकिन मीडिया वालों की मेहरबानी आजकल कांग्रेस पे कुछ कम है। पर आपके प्रवक्ताओं में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि वो धार भी नहीं है कि वो मोदी को लेकर हमला करें। जब मैं अरविंद केजरीवाल से इंटरव्यू कर रहा था जी, तो वो जब भी मैं पूछता था कि क्या आप मोदी को टारगेट करेंगे, तो वो कहते थे कि वो पीएम हैं और सीएम बनने तो नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो करेंगे भी नहीं करेंगे। वो करेंगे भी नहीं। क्यों? वो इसलिए नहीं करेंगे, केजरीवाल साहब के साथ जितने भी लोग हैं वो यहाँ तो इनके साथ रहते हैं, और जब इनको छोड़ते हैं तो सीधा बीजेपी ज्वाइन करते हैं। आपके यहाँ चाहे नहीं आते, विचारधारा ही अलग है ना उनकी। विचारधारा आरएसएस की है, विचारधारा बीजेपी से मिलने वाली है। जनरल वीके सिंह साहब किसके साथ थे? अन्ना किरण बेदी जी किनके साथ थी? बाबा रामदेव जी ने किसके साथ आंदोलन शुरू किया? साजिया इल्मी किसके साथ थी? तो जो ये ए और बी पार्टी का मामला है, जो इधर नहीं रहता वो उसके बाद सीधा बीजेपी में ही रुकता है, उससे पहले नहीं। तो इसलिए केजरीवाल साहब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, इसमें आपको हमेशा संदेह या संशय होना चाहिए, क्योंकि बनारस में भी वो इसीलिए गए थे कि सेकुलर वोटों का जो है बंटवारा हो। अच्छा, ये आपने एक नया एंगल क्या दे दिया? आप मुझे बता दीजिए कोई एक बयान। आज भी वो ये कह रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर वो सेकुलर वोट को बांटने गए थे तो बाकी सेकुलर दलों ने ना बांटने के लिए क्या किया था? क्या उन्होंने कोई साझा सम्मिलित उम्मीदवार दिया था? आप देखिए, नहीं दिया था ना। कांग्रेस ने अलग लड़ाया था, सपा ने अलग। कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, हमेशा लड़ती है चुनाव। मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि दिल्ली छोड़ के भागे, दिल्ली छोड़ के भागे, तो आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए कोई केजरीवाल साहब ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दी हो। फिर लोकपुरी में दंगा हुआ, अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं गए वहाँ तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए वहाँ पे, सिर्फ अरविंदर सिंह लवली गए और कोई नहीं गया। केजरीवाल कहते हैं कि उनके विधायक रात भर वहाँ पर घूम रहे थे। हाँ, तो आपको मैं बताता हूँ उनके विधायकों की। उस जगह पे 3 विधायक हैं, तीनों विधायक आप पार्टी के हैं, और उनमें से एक मनीष सिसोदिया भी, उनके बड़े जो लीडर हैं वो भी उस क्षेत्र से विधायक। आप वहाँ के लोगों से पूछिएगा, 3 दिन वहाँ दंगा होता रहा, और 3 दिन तक जो है विधायक महोदय, एक तो छोड़ दीजिए, तीनों के तीनों में से कोई नजर नहीं आया। और जब संडे को वहाँ गए तो लोगों ने कहा आप थे कहाँ? हम तो आपको ढूंढ रहे थे। और खाली लोग नहीं, उनको पुलिस कर्मी भी ढूंढ रहे हैं। बीजेपी कहती है कि वो शांति कायम करने के लिए गई, पुलिस से मीटिंग की। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने भी पुलिस वालों को फोन किया। उनके अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों को लिखा, आम आदमी पार्टी ने, कि ये बीजेपी दंगा करवाने का प्रयास कर रही है, और ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास जाएं, सभी धर्म के लोगों को मिलाकर आप एक पीस कमेटी बनाएं और तनाव को रोकने का प्रयास करें। कोई भी झगड़ा हो उसे सिर्फ पुलिस। ओबामा के बाद तो अरविंद केजरीवाल ही हैं कि कौशाम्बी से खुद त्रिलोकपुरी नहीं जा सकते, विधायकों से अपील कर रहे हैं वहां जाने की।
आप ये वो तो उनकी पार्टी पूरी वहां पर थी, उनका यही कहना है। नहीं नहीं, पार्टी तो थी पूरी। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल वहां नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए, हाँ, या और कोई गवर्नमेंट का आदमी वहां नहीं गया, तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए। मेरा ये कहना है, लवली गए वहां पे, अरविंदर सिंह लवली गए वहां पे, डॉक्टर शकील अहमद गए वहां पे। हाँ। मैं इसलिए ये और आप बात दोनों पक्षों में गए थे? दोनों पक्षों में गए थे। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ हाँ, कि ए टीम और बी टीम का मामला है, मैं कोई उनको एक्यूज नहीं कर रहा, तो इसलिए दोनों एक ही रास्ते पे चलते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल का नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना आप जब कोई आप मुनासिब ही चुनाव नहीं है। में जाएंगे तो आप, बीजेपी कह रही है कि वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, जी आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। किस लिए नहीं करेंगे? क्या इसलिए नहीं करेंगे कि जो लोग भाषण करके कहते थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे पहले वाले कुछ बोलते नहीं है और हिंदुस्तान पे जो है बॉर्डर पे ये हो रहा है, आज उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे रोज गोली क्यों चल रही है। चाइना के प्रधानमंत्री से, प्रेसिडेंट से ये कहते हैं सफल मीटिंग हुई, और सफल मीटिंग अच्छी हुई कि उनके जो है सिपाही जो है हमारे यहाँ घुस जाते हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि इन्होंने अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की, वरना तालिबान वाले भी अपने अपने रॉकेट लॉन्चर लेके जो है इंडिया में आ जाते। आज इस बात का जवाब भी देने की आवश्यकता है इनको कि इराक में जो भारतीय फंसे हुए हैं, कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया। नहीं, क्या 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 कड़ा संदेश दिया? जितने दिन नहीं उन्होंने दिया ना, इतने दिन इस बार बॉर्डर के ऊपर गोली चली है, इतिहास में इतने दिन नहीं चली। आज इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि इराक में जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं, आज उनको भूल गए हैं, उनके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही तो है। आप कह रहे हैं कि इन सब चीजों पे आप टारगेट बिल्कुल कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी आगे कहेंगे कि हमने पेट्रोल का दाम कम कर दिया। अब मैं ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है ना, महंगाई कम कर दी, वो ये दावा कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि पेट्रोल के दाम पे तो सरकार का कंट्रोल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय से ही हट गया था। हाँ। इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी तो पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केट घटेगी तो पेट्रोल के जब रेट वो गिरेंगे। बढ़ा था तो आपको नुकसान हुआ ना उससे? नहीं, नुकसान या इसका फायदे की लाभ बात वो नहीं क्यों है, नहीं उठाएंगे? वो तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें मोदी सरकार का कुछ नहीं है। मोदी सरकार का रोल था सब्जियों को सस्ता करने का, दिल्ली में बिजली को सस्ती करने का, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का। उनमें बताइए आप क्या हुआ? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। महंगाई तो वो कह रहे हैं कि कम हुई है, वो कह रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, खाना तो आप भी खाते हैं, हम भी खाते मैं हैं। पक्ष क्यों अब आप लगा घर जाओ तो भाभी जी से पूछेगा सब्जी किस रेट पे लेके आ रही है। नहीं, सब्जी मैं खरीद के लाता हूँ। आप खरीद के लाते हैं तो फिर आपको तो मुझसे ये प्रश्न हमारा पूछने मामला दूसरा है, आपको मेरे से हमारे आपको मुझसे प्रश्न पर पूछने मुझे नहीं आप ये चाहिए। बताइए कि आप टारगेट करेंगे आप? हाँ, निश्चित तौर पे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। राहुल गांधी उतरेंगे फिर? बिल्कुल, हमारी लीडरशिप उतरेगी और मजबूती के साथ चुनाव में जाएंगे। कांग्रेस सच के साथ है। नहीं है, यही तो आलोचना अब राहुल गांधी भाषण नहीं दे पाते, हम मीडिया में नहीं दिखते हैं, लेकिन हम सच के साथ जाएंगे और दिल्ली के लोग ये फैसला करेंगे कि 15 साल बनाम 1 साल, 49 दिन का अराजकता भरा राज आम आदमी पार्टी का और 150 दिन से ज्यादा जो दिल्ली की व्यवस्था चरमराई हुई है। दिल्ली में हम शानदार इंटरनेशनल बसेस लेके आए थे, आज देखिए कोने में खड़ी रहती हैं। दिल्ली के फुटओवर ब्रिजेस की छतें टूट गई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बस शेल्टर्स दिल्ली के अंदर टूटे हुए हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था, डेवलपमेंट की व्यवस्था चरमरा गई है। बार बार कह रहे हैं कि वो पिछली बार डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पर चुनाव लड़े थे। अब मैं ये समझ नहीं सका कि उनके पास एक ईमानदार नेता जब मौजूद था तो आज उसका नाम क्यों नहीं ऐलान करें। खैर, उनकी पार्टी का मामला है, वो सामूहिक नेतृत्व पर जाएंगे और मोदी जी का चेहरा होगा, मोदी जी कैंपेन करेंगे। ठीक। राहुल गांधी क्या उसके काउंटर में कैंपेन करेंगे या आप ही लोग काफ़ी है मोर्चा संभाल लेंगे? देखिए, राहुल जी हमारे लीडर हैं, सोनिया गांधी जी हमारी लीडर हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाएंगे। और दिल्ली की लीडरशिप, उनका आशीर्वाद तो रहेगा ही, वो तो रैलीज को संबोधित करेंगे ही। 14 तारीख को हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं जयंती को बहुत धूमधाम से और बड़े तरीके से मना रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ज़्यादा तो मोदी जी मना लेते हैं, कोई और मैसेज में बदल देते हैं। अब देखिए, अब जो बात कांग्रेस इतने वर्षों से कह रही थी, आज बीजेपी भी उन्हीं, चाहे वो महात्मा गांधी जी हैं, चाहे वो सरदार पटेल जी हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो मोदी जी कहीं ना कहीं मान रहे हैं ना, आज तक बीजेपी गलत रास्ते पे थी, कांग्रेस की विचारधारा ही सही है और इसी विचारधारा से देश को आगे ले जाया। वो ये भी मान रहे हैं कि आपने उन नेताओं को छोड़ दिया, इसलिए वो उन नेताओं को लेकर चल। अब वो तो उनकी व्याख्या हो सकती है। और एक चुनाव जीतने से या एक चुनाव हारने से कोई खुदा नहीं हो जाता। राजनीति में हर चुनाव में समीकरण बदलता है। और आपको इतना भरोसा है क्या? देखिए, आपकी पार्टी का प्रतिशत काफ़ी गिरा है और कहीं भी कांग्रेस जब तीसरे नंबर पर गई है या 20% से कम उसके मत रहे, वहाँ से खड़ा होना बड़ा मुश्किल रहा है। देखिए, कोई कांग्रेस के बारे में बात करता हुआ, मैं जैसे अखबारों के जो कॉलम हैं, जो चर्चाकार हैं, वो कभी कांग्रेस को इन दिनों इस सकारात्मक रूप से नहीं देखे कि विधानसभा से लेकर अब तक गिरने के बाद आपकी पार्टी में क्या बदलाव हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। जीतने के बाद नरेंद्र मोदी सारे अपने एमपी को सूरजकुंड ले गए, वहां जाके एक नैतिक भाषण दे दिया। हारने के बाद आप लोगों की कोई कार्रवाई नहीं हुई कि आप क्या करने वाले, आपने लोगों को बताया नहीं कि आप
सीमित संदर्भ में विपक्ष में क्या इस तरह से भूमिका निभाने वाले? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि मीडिया की मेहरबानी थोड़ी सी हमारे पे कम है। कम है मीडिया की? बिल्कुल मेहरबानी कम है। आज आज जहाँ तक नहीं, आज कुछ ज्यादा ही कम हो गई है। कुछ ज्यादा कम हो गई है। जहाँ तक लोगों की बात है, हाँ। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में बिजली की समस्या हुई, दिल्ली में रेलवे के किरायों में वृद्धि हुई, दिल्ली के अंदर पानी की समस्या हुई। उनके समर्थक तो दिल्ली में अनऑथराइज को बेहतर करना है तो किराया तो थोड़ा देना ही पड़ेगा। देखिए उनके समर्थकों का क्या नहीं, मैं दिल्ली में दाम बढ़े तो उन्होंने ये दलील मैं अभी उसकी दलील पे भी आता हूँ। दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज की तोड़फोड़ हुई तो कौन सड़कों पे रहा? सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी दिल्ली में रही। आम आदमी पार्टी या किसी और दल ने इश्यूज नहीं उठाए, कांग्रेस ने उठाए वो इश्यूज, और लगातार हम लोग सड़कों पर रहे। आप जिस रेल के किराए को कह रहे हैं कि वो बढ़िया करना है, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने खत लिखा था एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और उस खत में ये लिखा था कि रेलवे जैसी ट्रैवल के जो आम आदमी का मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग है, उसके रेट बनाना सबसे अनुचित काम है, और वो भी बिना पार्लियामेंट के। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी का पहला काम यही था कि अब तक का ऐतिहासिक रेल बजट का किराया जो है वो इनके कार्यकाल में बढ़ा। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव से पहले इनका एक चेहरा है और चुनाव के बाद दूसरा चेहरा है। पर अब देखिए उनके समर्थकों का जादू की मतलब वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये भी तो एक नेतृत्व की बात होती है ना। वो कह रहे हैं कि अगर किराया बढ़ाया गया है, अगर प्रीमियम दरें हैं, एक ही डेस्टिनेशन में जैसे हवाई यात्रा में होता है, कोई 1500 के टिकट पे जा रहा है, कोई 6000 के टिकट में जा रहा है, तो उनके समर्थक सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, रेलवे में बेहतर करने उनके जितने साधन तो हमारे पास नहीं है, उनके जितने साधन तो हमारे पास नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। और उनसे बढ़िया हम इवेंट मैनेजर भी नहीं है, लेकिन हम आम लोगों के इवेंट मैनेजमेंट में जीत रहे हैं। जब अमेरिका तक लोग जा सकते हैं तो हिंदुस्तान में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस तरह से पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को शीला दीक्षित के खिलाफ उतारकर एक मनोवैज्ञानिक चुनौती दी थी और काफी लीड लिया था जी, क्या इस बार इस चुनाव में आप लोग ऐसा कुछ करेंगे उसके जवाब देने के लिए? देखिए, हम बिल्कुल आम आदमी पार्टी पे ध्यान नहीं देना चाहते, नहीं, क्योंकि वो दिल्ली के लोगों को छोड़ के भागे थे। ये वक्त आ गया जब दिल्ली के लोग उनको भगाएंगे, तो इसलिए और उनको भगाएंगे, बीजेपी को लाएंगे। वो वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन इसलिए मुझे नहीं लगता उन पे विश्वास करेंगे। और खाली दिल्ली में नहीं, पंजाब इसका उदाहरण है। लोकसभा में एकमात्र स्टेट थी पंजाब जहाँ पे उनके एमपी जीते, और उसके चंद महीनों के बाद जो है वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ विधानसभा का। हर बाई इलेक्शन में जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी की। तो वो बीते दिनों का खेल है, इसलिए हम उन पे नहीं, कांग्रेस का सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है और दिल्ली के लोगों को फैसला करना है। मोदी को चुनौती देंगे बिल्कुल, अगर वो उनकी लीडर है तो क्यों नहीं देंगे। 15 साल कांग्रेस का कार्यकाल और कांग्रेस की ग्रोथ बनाम 1 साल का अराजकता भरा माहौल, ये चुनावी मुद्दा होगा। कांग्रेस को लवली साहब तो हुडा नहीं टिक पाए ना, वो तो करप्शन पे, आप करप्शन के चार्ज पे भी खारिज किए गए थे। देखिए, अगर आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो गुजरात गवर्नमेंट के साथ हैं। सबसे ज़्यादा जो है खमियां और खामियां वहाँ पर हैं। वही नेता, वही हमारे बहुत ही माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली साहब, जो पहले सीएजी की रिपोर्ट को उठाया करते थे, आजकल सीएजी को कह रहे हैं कि उनको जो है टिप्पणियां करने से पहले सोचना चाहिए। तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की दूसरी बात है। और हम दिल्ली की डेवलपमेंट को लेके, दिल्ली में अपने किए गए कामों को लेके लोगों के बीच में जाएंगे। लवली साहब, कल सतीश उपाध्याय ने मेरे हाथ में ऐसे ही कागज़ था, तो मैंने कहा ये गीता है, इसे मान लें और शपथ लें। तो उन्होंने इस कागज़ रूपी अस्थायी गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया कि बीजेपी ने कभी भी इन 16 मई के बाद दिल्ली में सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया। आपको लगता है कि अस्थायी गीता पे आप रखवाओगे तो ऐसी कसम ही खाएंगे? अच्छा, असली गीता पे खाते हैं। अगर उन्होंने कोशिश नहीं की, अगर उन्होंने कोशिश नहीं की तो क्या रोक रहा था उनको पहले चुनाव डिक्लेयर करने का? इस सारी भूमिका में केवल एक कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिसने अपना कंसिस्टेंट स्टैंड रखा और पहले दिन से स्पष्ट किया कि बीजेपी से हमारा कोई लेना नहीं है। राष्ट्रपति से मिलने के लिए इसलिए चुनाव होना चाहिए। सतीश उपाध्याय ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन आपके प्रधानमंत्री जी सरकार के समय लगा था। ठीक बात है। तो मई तक तो आप ही चुनाव कराए थे, क्यों नहीं कराया? नहीं, हाँ, हम बताते हैं हमने क्यों नहीं कराया। जनवरी में अगर आपको याद हो तो दिल्ली की सरकार गिरी थी। दिसंबर में इलेक्शन, फरवरी में, हाँ, जनवरी का महीना उनकी सरकार रही थी, मतलब फरवरी फर्स्ट वीक में सरकार गिरी थी। दिसंबर में इलेक्शन हुए थे। तो एटलीस्ट 6 महीने तो किसी असेंबली को टाइम देना चाहिए कि अगर वो सरकार बना सके। लोकतंत्र का यही पैमाना है। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी और कहा कि हम किसी दल को समर्थन नहीं देंगे, तो कोई कारण ही नहीं था चुनाव में नहीं जाने का। और आम आदमी पार्टी ने भी बहुत कोशिश करी कि जो है हम
समर्थन ले लें कांग्रेस का, कांग्रेस ने आपने नकार दिया। चुनाव क्यों नहीं कराया? हम तो कह रहे हैं ना 6 महीने का समय देना तो एक अनिवार्य है। अगर 1 महीने पहले कोई असेंबली बनी है और अगले 1 महीने में गिर जाती है तो 2 महीने में आप किसी असेंबली को भंग कर दो, वो किसी भी तरीके से उचित नहीं ये है। हाँ, कल ये सतीश उपाध्याय इसका लाइन ले रहे थे, पर आपको क्या आपके विधायक आपके नेटवर्क एरिया से बाहर चले गए थे बीजेपी के साथ? बिल्कुल नहीं गए थे। और अगर वो नहीं गए थे तो इसका मतलब सतीश सही कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार बनाने का नहीं, प्रयास इन्होंने नहीं कोशिश आम आदमी पार्टी के एमएलए को और इधर उधर के एमएलए को तोड़ने की आपके कोशिश वाले को नहीं की। की। हमारे वालों को इन्होंने नहीं संपर्क किया। और मुझे लगा कांग्रेस, कि अगर आपके वाले को संपर्क किया होगा तो आप सही आदमी होंगे बताने के लिए कि हाँ सतीश जी झूठ बोल रहे हैं। देखिए कांग्रेस हमारे वालों को नहीं किया। मैं बिल्कुल नहीं ये कहूँगा। संस्कार भारती भी यही है, अच्छा है, क्या बात है। लेकिन अरविंद ऐसा नहीं है कि अरविंद। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं लोग जी? जी हाँ। यहाँ कांग्रेस का दफ्तर है, यहाँ आरएसएस भी है, क्या बात है। दोनों साथ है ना, यही बात आपने सही कही। जी नमस्कार। तो ये हाँ हम भी दधीसी देरान समिति के हाँ, वही बात है, वही अच्छा है कि यहाँ संस्कृत भाषा सीखने के लिए तो ये जिस रास्ते पे कांग्रेस का दफ्तर है उसी रास्ते पे संस्कार भारती भी है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, तो सब है यहाँ पे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप आक्रामक होकर लड़ेंगे इस बार, मतलब इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हार गए हैं 2-2 बार, आपकी पार्टी का मनोबल समाप्त हो गया है। देखिए कोई हम हर कांग्रेस जगह से हारे हुए हैं। कांग्रेस कोई ऐसा दल नहीं है जो खाली जीत के साथ चलता है। हाँ, कांग्रेस के साथ लोग कई पीढ़ियों से लोग हैं। 4-4 पीढ़ी 5-5 पीढ़ी के लोग वो तो आप कांग्रेस का बीजेपी के साथ भी है। नहीं, 4 पीढ़ी पहले तो बीजेपी थी नहीं, इसलिए उनके साथ होने का सवाल नहीं, लोग प्रश्न हैं जो उठता। नई पीढ़ी है ना, आप लोग वो जो पीढ़ी वाले आपके साथ रह गए, जो युवा है वो तो चला नहीं, गया है ऐसा BJP का। ऐसा नहीं है। ऐसा वो लोग कहते हैं। उन्हीं अब वही मैं कह रहा हूँ ना, एक चुनाव हारने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि बाकी सब लोग हमसे समझदार हो गए हैं। ओहो। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता का मुकाबला किया जा सकता है? देखिए मैंने कहा हर चुनाव में समीकरण अलग होता है। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके बारे में दिल्ली के लोगों की एक चुनाव पहले दूसरी राय हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद उनके पास आने से घबराते थे। आज वही नरेंद्र मोदी जी हैं कि पूरी बीजेपी जो है उनके पीछे है। तो अगला चुनाव होगा तो फिर क्या हाल होगा, इस पे अभी भविष्यवाणी करना बहुत जल्दी होगा। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप बड़े जिद्दी नेता मालूम पड़ते हैं, ये अच्छा है कि कांग्रेस में अभी भी कुछ ऐसे नेता नज़र आ रहे हैं कि जिनमें कुछ लड़ने का मादा बना हुआ है, क्योंकि कई बार, और ये हमारी मुलाकातों से भी ऐसा लगता है कि सब काफ़ी ढीले हो गए हैं, उनमें वो साहस नहीं है कि मुकाबला कर पाएँ नरेंद्र मोदी का। लेकिन आप कह रहे हैं तो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी और थोड़ा सा हम और आपको खोदने कुरेदने का प्रयास करते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद।